28 सितंबर 2016 की वह खौफनाक और सुनसान रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इतिहास पलट कर रख दिया। घने और भयानक जंगल के बीच मौत के साए में इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज दबे पाम लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर रहे थे। उनके चेहरों पर कैमोफ्लेज पेंट था और हथियारों पर साइलेंसर्स लगे हुए थे। वह किसी साए की तरह बिना कोई आवाज किए दुश्मन के खूंखार इलाके में आगे बढ़ रहे थे। एक जरा सी चूक और पूरा मिशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। आज आप जानेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की वह रोंगटे खड़े कर देने वाली ट्रू स्टोरी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सस्पेंस और एक्शन से भरी वह असली कहानी है जो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें तबाह करने की गवाही देती है। 18 सितंबर 2016 की वह रात बहुत ही शांत थी। जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में मौजूद 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों और झेलम रिवर से घिरा हुआ था। यह एक वर्चुअल ओआसिस जैसा लगता था, जिसे कुदरत ने खुद प्रोटेक्ट किया हो। 10 डोगरा रेजिमेंट के जवान अपनी 2 साल की ड्यूटी पूरी करके वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और 6 बिहार रेजिमेंट के जवान उनकी जगह लेने के लिए कैंप में आ चुके थे। ट्रूप्स के इस मूवमेंट की वजह से कैंप में काफी भीड़ थी और हैंडलिंग टेकिंग ओवर प्रोसेस चल रहा था। इसी वजह से कई जवानों को ट्रांजिशन टेंट्स में सुलाया गया था, जो आमतौर पर एलओसी के इतने करीब सेंसिटिव एरियाज में अवॉइड किया जाता है। सुबह के करीब 5:30 हो रहे थे, तभी एलओसी पार करके आए जैश ए मोहम्मद के 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी कैंप की हैवी सिक्योरिटी को ब्रीच करते हुए अंदर घुस गए। ये कोई आम हमला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। आतंकियों को एग्जैक्टली पता था कि जवान कहां सो रहे हैं और उन्हें कहां स्ट्राइक करना है। उनके पास AK-47 राइफल्स के साथ साथ इंसेंडियरी एम्यूनिशन और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स मौजूद थे। महज 3 मिनट के अंदर उन्होंने 17 ग्रेनेड्स दांगे, जिससे कैनवस टेंट्स और पास के फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में भयानक आग लग गई। सो रहे निहत्थे जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और पूरा कैंप आग की खौफनाक लपटों से घिर गया। इंडियाज मोस्ट फियरलेस किताब के मुताबिक इन आतंकियों ने कैंप में घुसने से पहले मुट्ठी भरकर पहाड़ी बादाम खाए थे, ताकि उन्हें अगले 8 घंटों तक लड़ने की एनर्जी मिल सके। इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी जान की परवाह की बिना तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की। यह गन फाइट लगभग 9 घंटे तक चली। आतंकियों को लगा कि उनका हाइडिंग स्पॉट अभी तक पिन पॉइंट नहीं हुआ है, क्योंकि आर्मी ने एक अबैंडन्ड बिल्डिंग को ब्लास्ट करके उन्हें कंफ्यूज कर दिया था। अंततः चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस भयंकर हमले में भारत ने अपने 19 वीर सपूतों को खो दिया। इन शहीदों में कई ऐसे थे जिनकी कहानियां सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। हवलदार रवि पॉल, जो 10 डोगरा रेजिमेंट से थे, उन्होंने 23 साल तक इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी थी। उनकी पत्नी गीता रानी और उनके 2 बेटों की दुनिया एक ही पल में उजड़ गई। लांस नायक राजेश कुमार यादव की पत्नी पार्वती देवी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनकी मां दिल की मरीज थी। उनके परिवार ने उन्हें यह दुखद खबर बताने से रोकने के लिए घर के बाहर बैरिकेड्स तक लगा दिए थे, ताकि कोई भी मीडिया पर्सन या रिश्तेदार उन्हें यह खबर न दे सके। हवलदार अशोक कुमार सिंह के 78 वर्षीय अंधे पिता जगनारायण सिंह ने कहा था कि अगर उनकी आंखों में रोशनी होती तो वह खुद बॉर्डर पर जाकर आतंकियों से लड़ते। सूबेदार कर्नल सिंह के 19 वर्षीय बेटे अनमोल साइनी ने अपने पिता की शहादत पर गर्व करते हुए कहा कि वह भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आर्मी ज्वाइन करेगा। इन 19 जवानों में से 7 जवान सपोर्ट स्टाफ से थे, जिनमें कुक्स और बार्बर्स शामिल थे। पूरे देश में शोक और भयंकर गुस्से की लहर दौड़ गई। सड़कों पर पब्लिक प्रोटेस्ट होने लगे और हर इंडियन की जुबान पर बस एक ही बात थी कि इस बार खून का बदला खून से लेना होगा। टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया में गम, गुस्सा और गर्व की भावनाएं उबाल मार रही थीं। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। पठानकोट एयरबेस और गुरदासपुर पर हुए हमले के बाद भारत ने बहुत संयम दिखाया था, लेकिन उरी अटैक ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान की नीयत में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब वक्त आ गया था कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यूरी अटैक के तुरंत बाद न्यू दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में हलचल बहुत तेज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में देश से वादा किया कि इस कायराना हमले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक सॉलिड एक्शन प्लान की शुरुआत थी। सरकार पर अपकमिंग रीजनल इलेक्शंस और पब्लिक प्रेशर का बहुत भारी दबाव था। ऐसे अजित डोभाल ने अपना बांग्लादेश का दौरा कैंसिल कर दिया और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी अपना यूनाइटेड किंगडम का दौरा टाल दिया। डिफेंस मिनिस्ट्री के टॉप सीक्रेट वॉर रूम में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। 22 सितंबर को रात 9:30 से 11 बजे तक एक बेहद कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, नेवल चीफ एडमिरल सुनील लंबा, डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। वॉर रूम में पाकिस्तान के बड़े बड़े नक्शे और सैंड टेबल्स बिछा दिए गए थे। हर एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन पर गहराई से चर्चा हो रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ और एनटीआरओ को तुरंत एक्शन में लाया गया। उनका काम था एलओसी के पार मौजूद टेरर लॉन्च पैड्स की सटीक जानकारी जुटाना। इसरो के कार्टोसैट 2C सैटेलाइट को पीओके के ऊपर सर्वेलेंस के लिए लगाया गया। कार्टोसैट 2C की 0.6 मीटर की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ने दुश्मन के कैंप्स की एक एक डिटेल हमारे कमांडर्स के सामने रख दी। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पता चला कि भीमबेर, हॉट स्प्रिंग केल और लिपा सेक्टर्स में आतंकियों के लॉन्च पैड्स पूरी तरह से एक्टिव हैं। ये लॉन्च पैड्स असल में फॉरवर्ड लोकेटेड बंकर्स थे, जहां आतंकी घुसपैठ करने से पहले 24 से 48 घंटे तक रुकते थे। पाकिस्तान आर्मी उन्हें पूरी सिक्योरिटी कवर और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रही थी। भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क समिट का भारत ने बॉयकॉट कर दिया, जिसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी समिट में जाने से मना कर दिया। उधर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठा रहे थे और बुरहान वानी जैसे आतंकी को हीरो बता रहे थे। ये बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी। पीएम मोदी ने मिलिट्री ऑप्शंस को हरी झंडी दे दी। फैसला लिया गया कि इंडियन आर्मी की एलीट स्पेशल फोर्सेस इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देंगी। इस मिशन के लिए नॉर्दर्न कमांड के तहत 4 पैरा एसएफ और 9 पैरा एसएफ को चुना गया। इन दोनों यूनिट्स के पास माउंटेन वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का जबरदस्त एक्सपीरियंस था। इस पूरे ऑपरेशन को बहुत ही टॉप सीक्रेट रखा गया। नीड टू नो बेसिस पर ही चेन ऑफ कमांड में जानकारी शेयर की जा रही थी, ताकि दुश्मन को भनक तक न लगे। पाकिस्तान को लगने लगा था कि इंडिया हमेशा की तरह सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट्स करेगा और कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंडियन आर्मी उनके घर में घुसकर उन्हें हमेशा के लिए सुलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मिशन की जिम्मेदारी मिलते ही 4 पैरा एसएफ के मेजर रोहित सुरी, जिन्हें रेडियो कम्युनिकेशन में मेजर माइक टेंगो कहा जाता था, उन्होंने अपनी स्ट्राइक टीम तैयार करनी शुरू कर दी। मेजर रोहित सुरी एक बेहद ही जांबाज, शार्प और डेकोरेटेड ऑफिसर थे, जो सियाचिन में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें तुरंत उरी सेक्टर में बुलाया गया था। उन्होंने अपनी टीम का एक एक कमांडो खुद सेलेक्ट किया, क्योंकि उनके हाथों में 19 शहीदों के सम्मान और देश की इज्जत की डोर थी। एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए इंडियन आर्मी ने 6 बिहार और 10 डोगरा रेजिमेंट के घातक प्लाटून के जवानों को भी इस मिशन में शामिल किया। ये वही रेजिमेंट्स थीं जिन्होंने उरी अटैक में अपने भाइयों को खोया था। इन जवानों को एलओसी के आसपास के टेरेन की बहुत गहरी समझ थी और इनके दिलों में बदले की ज्वाला सबसे ज्यादा धधक रही थी। तैयारी शुरू हुई उधमपुर और कर्नाटका के बेलगाम स्थित कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में। इन जवानों को 72 घंटे के लगातार एक्सरसाइज, तोड़ फोड़ के जरिए परखा गया। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि जवानों को 20 से 60 किलोमीटर तक 20 से 35 किलो वजन के साथ दौड़ना पड़ता था। इसके साथ ही उन्हें क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि वह बिना गोली चलाए भी दुश्मन की गर्दन तोड़ सकें। कमांडोज को 20 से 22 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें मेंटल टॉर्चर भी सहना पड़ता था, ताकि वह प्रेशर में टूटे में नहीं। पूरे मिशन को एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज का रूप दिया गया, ताकि किसी को जरा भी शक न हो। सभी कमांडोज के मोबाइल फोन्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। हथियारों का सिलेक्शन बहुत ही डेडली था। इजराइल में बनी IWI टैबर असॉल्ट राइफल्स, जो अपने बुलअप डिजाइन की वजह से क्लोज कॉम्बैट के लिए बेहतरीन हैं, उन्हें चुना गया।
इसके अलावा M4 कार्बाइन स्काल, गुस्ताव 44 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे हथियारों को मिशन का हिस्सा बनाया गया। रात के घुप अंधेरे में देखने के लिए लेटेस्ट नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया गया। उधर पाकिस्तान की मिलिट्री अपने बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर थी। उनके रेडर सिस्टम्स पूरी तरह से एक्टिव थे और साब 2000 एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट आसमान में निगरानी कर रहा था। दुश्मन को चकमा देना बहुत जरूरी था, इसलिए इंडियन आर्मी ने एक जबरदस्त डिवर्शनरी टैक्टिक का इस्तेमाल किया। अटैक से ठीक पहले इंडियन आर्मी की 28 डिवीजन ने कुपवारा सेक्टर और 25 डिवीजन ने राजौरी सेक्टर में भारी स्मॉल आर्म्स और मोटर फायर शुरू कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत ने अपनी फायर पावर का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान आर्मी का पूरा ध्यान उन पोस्ट्स की तरफ चला गया जहां से फायरिंग हो रही थी। उन्हें लगा कि इंडियन आर्मी एक कन्वेंशनल अटैक करने वाली है। दुश्मन का ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था और हमारे पैरा एसएफ कमांडोज के लिए एलओसी पार करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। 28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि यह एक अमावस्या की रात थी जो कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। रात के करीब 12:30 हो रहे थे जब पैरा एसएफ की 5 टीम्स ने एलओसी पार करना शुरू किया। लगभग 70 से 80 कमांडोज छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर आगे बढ़ रहे थे। 4 पैरा एसएफ के कमांडोज ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर से टूटमारी गली के रास्ते और 9 पैरा एसएफ ने पुंछ सेक्टर से बिलोनी और नांगी टेकरी बटालियन एरियाज के बीच से दुश्मन के इलाके में कदम रखा। यह कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं था। पीओके का टेरेन बहुत ही खतरनाक और उबड़ खाबड़ है, जहां हर कदम पर लैंड माइंस और दुश्मन की पेट्रोलिंग टीम्स का खतरा मंडराता रहता है। रात के सन्नाटे में हमारे कमांडोज किसी भूत की तरह बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर कैमोफ्लेज पेंट था और राइफलों पर साइलेंसर लगे हुए थे। जरा सी भी आवाज पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी। कार्टोसैट 2C सैटेलाइट की तस्वीरें और ड्रोन्स की लाइव सर्विलांस ने उन्हें एग्जैक्ट रूट मैप दे दिया था। वे दुश्मन के इलाके में 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक अंदर घुस चुके थे। भिम्बर, हॉट स्प्रिंग केल और लिपा सेक्टर्स में मौजूद आतंक के 7 लॉन्च पैड्स अब उनकी आंखों के बिल्कुल सामने थे। रात के 2 बज चुके थे। लॉन्च पैड्स पर मौजूद आतंकवादी और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स गहरी नींद में थे या फिर अगली सुबह भारत में घुसपैठ करने के नापाक सपने देख रहे थे। उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि मौत उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई है। मेजर रोहित सूरी अपनी 8 मेंबर्स की स्ट्राइक टीम के साथ टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। उन्होंने सिचुएशन को बड़ी बारीकी से एनालाइज किया और अपनी असॉल्ट टीम को पोजीशन लेने का इशारा किया। हर एक कमांडो अपनी जगह पर बिल्कुल सेट हो चुका था। उंगलियां ट्रिगर पर कस चुकी थीं और धड़कनें बिल्कुल शांत थीं। अब बस मिशन लीडर के ऑर्डर का इंतजार था। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर, एनएसए अजित डोभाल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह हेलमेट कैमरास और ड्रोन्स के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को लाइव मॉनिटर कर रहे थे। पूरे देश की सांसें अटकी हुई थीं। यह मोमेंट आगे कुआं पीछे खाई जैसा था, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती थी। ऑल स्टेशन फॉर गो 3, 2-1 गो रेडियो पर मेजर रोहित सूरी की यह आवाज गूंजी और इसके साथ ही खामोश रात भयानक धमाकों की आवाज से दहल उठी। कार्ल गुस्ताव 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर ने दुश्मन के बंकर पर आग उगलनी शुरू कर दी। लॉन्च पैड्स ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि उन पर यह प्रलय कहां से टूट पड़ी है। जो आतंकी अपनी जान बचाकर बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें टेवर-टार 21 और M4 कार्बाइन्स की सटीक गोलियों ने वहीं जमीन पर ढेर कर दिया। मेजर रोहित सूरी ने असाधारण वीरता का परिचय दिया। जब उन्होंने देखा कि 2 सेंट्रीज उनकी टीम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में उन दोनों को मार गिराया। इसके बाद मेजर सूरी ने जंगल की तरफ भाग रहे 2 और आतंकियों का पीछा किया और उन्हें भी हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसी दौरान नायब सूबेदार विजय कुमार ने भारी एनिमी फायर के बीच अपनी पोजीशन संभाली और आतंकियों के हाइड आउट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनकी इस कवरिंग फायर की वजह से असॉल्ट टीम आसानी से टारगेट के करीब पहुंच सकी और विजय कुमार ने खुद अपनी राइफल से 2 आतंकियों को ढेर कर दिया।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पाकिस्तान हमेशा दुनिया भर में भारत पर झूठे इल्जाम लगाता था, लेकिन आज उसके पाले हुए आतंकी उसी की जमीन पर कुत्तों की मौत मारे जा रहे थे। लॉन्च पैड्स के साथ साथ उन पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया जो आतंकियों को प्रोटेक्शन और कवर दे रही थी। लगभग 38 से 40 आतंकी और उनके मददगार इस भयानक हमले में पूरी तरह से मिटा दिए गए। यह एक एब्सोल्यूट मैसेकर था। इंडियन आर्मी ने अपने 19 भाइयों की शहादत का बदला ले लिया था, और वह भी बिना किसी सिविलियन कैजुअल्टी के। दुश्मन की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी और उनके टेरर कैंप्स जलकर खाक हो चुके थे। कमांडोज ने इस पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया ताकि जरूरत पड़ने पर दुनिया को सबूत दिया जा सके। हमला करना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था दुश्मन के इलाके से सही सलामत वापस लौटना। धमाकों की भयानक आवाज सुनकर पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी थी। अब वे हर दिशा में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। मेजर माइक टांगो के मुताबिक वापसी का सफर सबसे ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि दुश्मन की गोलियां उनके कानों के पास से सीटी बजाते हुए निकल रही थीं। पीएम नरेंद्र मोदी का स्पष्ट ऑर्डर था कि मिशन चाहे जो भी हो, हर एक कमांडो सूरज उगने से पहले वापस आना चाहिए। सभी टीम्स तेजी से एक्सफिल्ट्रेशन रोड की तरफ बढ़ने लगी। इसी भाग दौड़ में 4 पैरा एसएफ का एक कमांडो गलती से एक लैंडमाइन पर पैर रख बैठा और ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन उस जांबाज ने हार नहीं मानी और अपने साथियों के कवर फायर की मदद से वह भी सुरक्षित भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। सुबह के 4:30 तक सभी कमांडोज एलओसी पार करके अपने बेसिस पर वापस आ चुके थे। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे एनएसए अजित डोभाल और डिफेंस मिनिस्टर ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहा था। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में 10 किलोमीटर तक के विलेजेस को एहतियात के तौर पर इवैक्यूएट करा लिया गया था, ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग से बचा जा सके। 29 सितंबर 2016 की दोपहर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन विकास स्वरूप के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि इंडियन आर्मी ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है और भारी संख्या में आतंकियों को मारा है। उन्होंने बताया कि स्ट्राइक का मकसद सिर्फ आतंकियों को रोकना था और अब ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। खट्टे अंगूर वाली कहावत को सच साबित करते हुए अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी और कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी थी कि नया इंडिया अब चुप बैठने वाला नहीं है। इस अदम्य साहस के लिए मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र और नायब सूबेदार विजय कुमार सहित कई अन्य जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उरी अटैक के बाद भारत ने जो गहरे घाव सहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक ने उन पर मरहम लगाने का काम किया। शहीदों के परिवारों जैसे हवलदार अशोक कुमार सिंह की पत्नी संगीता देवी को यह देखकर तसल्ली मिली कि उनके पति की शहादत बेकार नहीं गई। इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने यह साबित कर दिया कि जो भी भारत की तरफ आंख उठाएगा उसे उसके घर में घुसकर मारा जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि यह हमारे जांबाज सैनिकों के उस जज्बे की कहानी है जिसके लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जय हिंद।